स्पेशल रिपोर्ट में शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर से, कोटपुतली से खबर, जहां पर ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू मामले में बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की टीम चेतना के रेस्क्यू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम चेतना के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। मौका स्थल पर हलचल तेज हो गई है। 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है और जल्द ही ये ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चेतना पूरा हो सकता है। प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा, सबसे ज्यादा वक्त तक चलने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। 180 घंटों से भी ज्यादा इसका वक्त बीत चुका है। हीरालाल जो लगातार पिछले सोमवार जब से दोपहर में ये बच्ची गिरी थी उसके बाद से लगातार इस खबर की एक एक अपडेट, एक तस्वीर आप तक पहुंचाने हमारे साथ बने हुए हैं। इन्हीं के जरिए हमें यह खबर मिली है कि बहुत करीब, बेहद करीब ये टीम पहुंच चुकी है। हीरालाल का हम रुख करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से मासूम 170 फीट गहरे बोरवेल में पिछले सोमवार को गिरी, कहा गया, फिर उसके बाद कोशिश की गई देसी जुगाड़ से और एक हुक डालकर उस बच्ची को निकाला गया। फिर उसके बाद 120 फीट पर यह बच्ची अटक गई। 120 फीट पर 170 फीट से जब ऊपर उसको पुल किया गया, उसको खींचा गया, 120 फीट पर अटक गई। फिर उसके बाद समानांतर एक दूसरा बोरवेल किया गया है और उस दूसरे बोरवेल को करने के बाद अब टनल, एक सुरंग बनाई जा रही है, जो सुरंग बहुत ही नजदीक अब पहुंचने वाली है बच्ची के। इस मेरा नाम तेजा सोनी है। मैं वो चेकना बोरवेल में फंसी हुई ना, उसको जल्दी से बाहर निकलिए आए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ, बोरवेल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेकना को जल्दी से बाहर निकालिए। तो छोटी बच्ची, मासूम बच्ची की आपने बात को सुना, हमको झकझोर कर रख दे रही है इस बच्ची की बात, जो चेतना, ये बताया जा रहा है चेतना की बहन है और चेतना के इंतजार में ये लगातार आस लगाए हुए बैठी और साथ ही साथ ये मार्मिक अपील भी करती हुई कि कोई भी बोरवेल को खुला ना छोड़े। हीरालाल ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हीरालाल, बेहद करीब ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचने के। जी बिल्कुल, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो पिछले 8 दिन से जो ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, वो उसमें हलचल बढ़ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों में जो हलचल थी वो तेज हो गई है। तो कहा जा सकता है, एक संभावना जताई जा रही है कि जो नीचे एनडीआरएफ के जो जवान है, जो रेस्क्यू अभियान को बराबर जो जुटे हुए हैं, उसको तो जो बालिका थी उस बोरवेल में जो फंसी हुई है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जो टनल खोदने का कार्य था, जो 8 फीट का जो टनल था, उसको खोदा जा रहा। तो कहा जा सकता है कि उस टनल का कार्य लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से लगातार वो 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर टनल खोदने का जो कार्य था, बोरवेल और जो गड्ढे के बीच के 8 फीट की जो दूरी थी उसको लगभग तय कर लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से हार्ड रॉक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बाधक बन रहा था पिछले 24 घंटे से, उसको चट्टान को काटने का जो कार्य किया जाता, बार बार जो बाधाएं आई, तो तमाम जो बाधाएं हैं उनको पार करते हुए अब ये जो रेस्क्यू अभियान है वो अंतिम दौर में है। तो कहा जा सकता है जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूर्ण होगा। जल्दी है जो टीम के जो जवान है रेस्क्यू अभियान को पूरा करने में जो जुटे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में किस प्रकार से जो कर्मचारी, जो जवान है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान थे, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो अधिकारी, एडिशनल एसपी हैं, जो वो भी यहाँ पहुंचे हैं, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवानों से चर्चा कर रहे हैं। अभी कितने रेड माइनर्स या कर्मी नीचे जो समानांतर बोरवेल बनाया गया है जिसमें सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है, कितने अभी लोग होंगे, कितने कर्मी होंगे जो अभी सुरंग को बना रहे हैं वहां पर? जी मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो 3 टीमें बनाई गई थी, प्रत्येक टीम में 2 सदस्य बनाए गए थे जो नीचे जाके टनल खोदने का कार्य करते। लेकिन जिस प्रकार से जो बाधाएं आ रही थी, क्योंकि हार्ड रॉक आ गई थी, तो कहा जा सकता है उसके बाद काम में तेजी लाने के लिए एक सदस्य और बढ़ाया गया। तो 3 सदस्यों की टीम नीचे भेजेगी। एक सदस्य है जो सुरंग को खोदने में लग रहा था, दूसरा उस मिट्टी को, जो खोदी हुई मिट्टी थी, जो पत्थर थे, उसको निकाल रहा था, तीसरा उनके हेल्प कर रहा था, ताकि एक सदस्य अगर थकान महसूस करता है तो उसकी जगह दूसरा सदस्य जाकर उस टनल की खुदाई कर सके। तो कहा जा सकता अभी भी टनल में 3 सदस्य मौजूद हैं जो लगातार उस टनल को खोदने का
कार्य कर रहे हैं और टनल की खुदाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और टीम के सदस्य जो पिछले 8 दिन से जो बालिका उसमें फंसी हुई है उसको बाहर लेकर आने वाले हैं। ये ऐसे जो हमारे सूत्रों से ये सूचना मिली है कि जल्द ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो 8 दिनों से जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, कहीं ना तो बहुत तमाम बाधाएं आई, कभी बारिश बाधा बनी, तो जो कभी अधिकारियों की निर्णय क्षमता जो बाधा बनी, कभी मशीनरी बाधा बनी। इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज 8वां दिन ये रात होने वाली है। कहा जा सकता है कि अब यह रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। तो यह खबर परिवार तक भी पहुंची होगी, गांव वालों तक भी पहुंची होगी कि बहुत नजदीक है चेतना तक ये रेस्क्यू टीम पहुंचने के। जी देखिए, जो बच्ची के परिजन है वो लगातार यहाँ मौके पे पहुंचकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। अधिकारी भी जो परिजन है उनको यहाँ पास में बैठाकर जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो मॉनिटर पर जो तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की अंदर चल रही हैं वो उनसे अवगत करा रहे हैं, पल पल की अपडेट उन तक पहुंचा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो परिजन यहाँ पहुंचते हैं तो पल पल की अपडेट उन तक जरूर पहुंचाई जा रही है। परिजन तक ये बात जरूर पहुंची गई है प्रशासन की ओर से कि अब अंतिम दौर में जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन है तो वो कहीं ना कहीं ये बात उन तक जरूर पहुंची है कि अब जल्दी है ये बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंतिम चरण जो चल रहा है उसकी सूचना परिजनों को दे दी गई होगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही अभी वहां प्रशासन, पुलिस का अमला और बीच बीच पे जनप्रतिनिधि भी लगातार आते रहे हैं। और अभी वहां क्या स्थिति है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से अलग? जी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग यहाँ जरूर, जब ये सूचना लोगों तक पहुंच रही है कि आज शाम को इस बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा, तो परिजनों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उत्साह जरूर है कि उनकी जो 8 दिन की जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। तो कुछ लोग जरूर यहाँ बैरिकेड्स के उधर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन है जो लगातार उनको पीछे करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिसकर्मी उनको समझाने में लगे हुए हैं कि भाई आप यहाँ से थोड़ा दूर जाएं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पुलिस के जवान हैं यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। तमाम जो पुलिस के जवान थे, बाहर से जो पुलिस लाइन से जो कर्मचारी थे, पुलिस के जवान थे, उनको भी यहाँ बुला लिया गया है। जो तमाम अधिकारी, एडिशनल एसपी भी यहाँ पहुंचे, डीएसपी भी मौके पे मौजूद है। तमाम जो आसपास के पुलिस थाने हैं उनके थाना प्रभारी मेजाब्ते के यहाँ मौजूद है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो प्रशासनिक कर्मचारियों में जो हलचल मची है तो उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में और जल्दी बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये आपकी बात किससे हुई जिन्होंने बताया कि अंतिम चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है और बेहद ही नजदीक अब चेतना के ये सुरंग जो खोदी जा रही है आ चुकी है? और क्या वो कैमरे के सामने आकर बताने को राजी हुए? आप बात कर पाएंगे कोई आसपास अगर हो तो? जी देखिए, हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो नीचे एनडीआरएफ के जवान खुदाई कर रहे हैं, टनल की खुदाई चल रही थी, उसको लगभग कार्य पूर्ण होने को है। क्योंकि 8 फीट की जो खुदाई थी, कुछ घंटे पहले 7 फीट की खुदाई कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जैसे जैसे एनडीआरएफ के जवानों ने, जो कि नीचे 3 सदस्य जो इस टनल की खुदाई करने में लगे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो टनल की खुदाई कर चुके होंगे। लगभग कुछ देर में है जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो भी जाएगा। तो कहा जा सकता है, जो विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया है कि लेकिन वो कैमरे के सामने आके कुछ कहने में असहज रहेंगे, क्योंकि असमर्थ रहेंगे, क्योंकि अधिकारियों का किसी दबाव भी रहता है, कुछ उनकी जो वो रहते हैं। बाकी जिस प्रकार से सूत्रों ने बताया तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है जल्द ही है जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। बाकी फिर मेडिकल की टीम भी हलचल में आई होगी। हमने जैसे दौसा में देखा था, आर्यन को जब रेस्क्यू टीम ने बचाया था तो सबसे पहले आर्यन को बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस में ही लेकर गए, फिर तुरंत अस्पताल लेकर गए थे और वहीं पर ही फिर बाकी स्टेटस पता चला था। जाहिर तौर पर अभी जो मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर है, वो हरकत में आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ मेडिकल टीम मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद है। तमाम जो सुरक्षा के संसाधन है उनको यहाँ तैनात कर दिया गया था। तो पीछे इस बैरिकेड्स के पीछे है जो 2 एम्बुलेंस वहाँ तैनात है, जो पिछले 8 दिनों से लगातार है। मेडिकल टीम भी यहाँ लगातार रुकी हुई है, पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार कर रही है, क्योंकि बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर जो शंकाएं हैं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर मेडिकल टीम है जो एहतियात के तौर पे यहाँ तैनात की गई थी। फिलहाल जो हलचल मची है तो कहीं ना कहीं उनको भी अलर्ट जरूर किया होगा, क्योंकि जब बालिका को बाहर निकाला जाएगा तो एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से सीधा कोटपुतली बीडीएम अस्पताल लेकर जाया जाएगा। उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। पिछले 8
8 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन आज शायद पूरा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि काफी लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन ये हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के किरतपुरा गांव में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा है कि जो शाहपुरा के जगतपुरा गांव में वहां ये ऐसे ही कोई साहिल नाम का बच्चा था जो बोरवेल में गिर गया था। वो करीबन 9 दिन वो अभियान चला था। हालांकि उसमें भी दुखद समाचार यह था कि उस बच्चे की मौत हो चुकी थी और उस बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका था। तो उस दौरान है जो कार्रवाई वहीं रोक दी गई थी, बच्चे को बाहर नहीं निकालने के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी। लेकिन यहाँ पर लोगों की उम्मीद है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है इसलिए। लेकिन यहाँ लोगों को जो इंतजार है वो शायद आज इंतजार पूरा होने वाला है। बिल्कुल हीरालाल, आप नजर बनाकर रखें, चूंकि मौसम भी चुनौती पेश कर रहा है, जबरदस्त कड़ाके की ठंड। और हीरालाल, आपने बताया भी, इससे पहले हमने लगातार यहां पर बीच में बारिश का दौर भी देखा। और उसके साथ ही ये सलाम करना होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीम को, सलाम करना होगा उन पुलिसकर्मियों को जो लगातार यहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर। और सलाम उन लोगों को भी करना होगा जो इन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त वहां पर कर रहे हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और यही दुआ करेंगे कि बहुत जल्द ये अच्छी खबर आए कि नजदीक पहुंच चुके हैं चेतना के, और करिश्मे का और दुआ कबूल होने का भी हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में तबादलों से हटा प्रतिबंध हट गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तो तबादलों से हट गया है प्रतिबंध। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि नई सरकार, भजनलाल सरकार, कब तबादलों पर लगी हुई रोक को हटाएगी। और ये तुरंत फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि शनिवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब सवाल पूछा गया था मंत्री से, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आए थे कि ये तबादलों को लेकर पॉलिसी या तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध कब हटेगा, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया था कि सकारात्मक चर्चा कैबिनेट मीटिंग में तबादलों पर रोक हटाने के संबंध में हुई है और बहुत जल्द ही इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी। तभी से ये आभास हो रहा था, तभी से लग रहा था कि हाँ, जल्द ही तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है। सुधीर शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, एक बड़ा राहत भरा फैसला, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए तबादले पर लगी हुई जो प्रतिबंध है, रोक है, वो हट गई है। क्या इसकी नियमावली या क्या इसकी पॉलिसी रहेगी, इस बारे में कुछ डिटेल मिला? देखिए, अब इस दौरान कुछ विभागों को छोड़कर जिसमें पूरी तरह से जो प्रतिबंध रहेगा कि अभी तबादले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को छोड़कर बाकी जितने विभाग है वहां तबादले हो सकेंगे। इसके लिए नियत समय भी तय किया गया है। 1 जनवरी 2025 से 10/1/2025 तक के समय हटाया गया है, इसलिए बैन हटाया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यानी अब जो कर्मचारी तबादला करवाना चाहते हैं या फिर सरकार एक लंबे अरसे से जो मांग की जा रही है उसको मांग को पूरा करते हुए ये प्रतिबंध हटाया है। जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप जरा बताएं कि वो कौन कौन से विभाग हैं जिनके प्रतिबंध जिनके तबादलों पर प्रतिबंध नहीं हटा है, और बाकी पे तो सब पे हटा ही है उसके अलावा। जी देखिए, इसमें जो आदेश दिया गया है प्रशासनिक सुधार विभाग का, वो आदेश के अनुसार राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभागों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2025 से 10/1/2025 तक की अवधि के लिए ये बैन हटाया गया है। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर जो दूसरे विभाग है वहां ये तबादले हो सकेंगे। जी, तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, ये 10 दिनों की मियाद रहेगी। इसको कैसे देखा जाए और क्या जो तबादला चाहते हैं उसको किस तरह से इसमें अप्लाई करना होगा, कुछ और इसमें जानकारी आई है? देखिए, अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रोसीजर अपनाया जाता है तबादलों के लिए। ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाते हैं और यहाँ तक कि मंचों के यहाँ भी आवेदन लिए जाते हैं जो संबंधित विभाग के हैं, वहां से फिर सूचियां लेके और फिर जारी होती है। अब इस आदेश के अनुसार ये माना जा सकता है कि 10 तारीख तक, 10 जनवरी 2025 तक जो आवेदन करेंगे उसके बाद में सूचियां आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ये आदेश ये बताता है कि इन 10 दिनों के लिए 1 से 10 तारीख तक के लिए जो बैन हटाया गया है उसमें बड़े स्तर पर तबादले नहीं होके जो जरूरत के हिसाब से जो तबादले होंगे उनकी ज्यादा उम्मीद है कि जो जरूरत के हिसाब से जो कर्मचारी बीमारी से पीड़ित है या परिवार में कोई बीमार है या सरकार उनको जहाँ लगाना चाहती है उस हिसाब से लगाएगी, तो इसमें बड़े स्तर पे तबादले होने की संभावना कम नजर आती है। लेकिन जो सबसे बड़े विभाग है, जो एजुकेशन का सबसे बड़ा विभाग है, वहां से बैन नहीं हटाया गया, दूसरे डिपार्टमेंटों से हटाया गया। इसके अलावा ये जो आदेश होगा ये समस्त निगमों
मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासित संस्थाओं पर भी लागू होगा। यानी जो डिमांड की जा रही थी तमाम जो सरकारी उपक्रम है वहां भी ये लागू होगा। तो एक बड़ी जो डिमांड भी चली आ रही थी कि तबादले हटाए जाए, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी जगह अब तबादले हो सकेंगे। तो एक तरह से राहत की खबर भी है, लेकिन इसको क्या हम ये कह सकते हैं फौरी राहत है? एक तो 10 दिन की मियाद और उसमें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग इसमें शामिल नहीं है, फौरी, यह भी फौरी राहत है। देखिए, फौरी राहत भी कह सकते हैं, लेकिन जहां तक, क्योंकि ये बहुत कम समय अवधि है, इसके अंदर पूरी तरह से एक्सरसाइज, क्योंकि तबादलों के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है इधर से उधर पूरे डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कोई न कोई ऐसा बैरियर भी लगाया जाएगा कि इतना कम समय के लिए जो छूट दी गई है उसके लिए, कि जो जरूरतमंद है, जैसे मैंने पहले कहा, जिनको आवश्यकता है, जो अति आवश्यक तबादले किए जाने हैं, वो ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब हो सकता है कि इसमें सरकार बड़े स्तर पर भी कर दे, लेकिन जो 10 दिन की मियाद है वो बहुत ही कम मियाद मानी जा रही है। जी, आपका शुक्रिया सुधीर शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इस खबर को ब्रेक करने के लिए अरबाज अहमद भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, आप इस पर और डिटेल दीजिए। 10 दिन 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक ये प्रतिबंध हट गया है। अब तबादलों को लेकर कैसे ये प्रक्रिया रहेगी और क्या डिटेल मिल रहा है इस पर? देखिए, ये प्रशासनिक सुधार विभाग है जो कि समन्वय विभाग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो बैन लगा था पिछले लंबे अरसे से, आप देखेंगे कि 4 जनवरी 2023 से इस बात को जो है लगाया गया था बैन, और 15 जनवरी से देखें तो करीब राजकीय कर्मचारियों, अधिकारियों सभी के स्थानांतरण पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा वगैरह ये सारी चीज अलग से स्नाइड की गई थी। अभी फिलहाल जो रोक हटाई गई है, इसमें इन तीनों जो सेगमेंट हैं उनको अलग रखते हुए, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, कॉलेज शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा विभाग है, बाकी सभी जो बैन थे वो हटा दिए गए और 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक तबादलों का मौका सभी को दिया जाएगा। जिस तरह से कर्मचारी अधिकारियों में अगर देखा जाए तो लंबे अरसे से लोग बाग इंतजार में थे कि क्या सरकार का इसमें फैसला रहता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो कुछ जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्हें इस वजह से नहीं हटाया जा सकता था क्योंकि जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव भी थे और भी विधानसभा उपचुनाव भी आए और अभी भी जो है प्रोसेस उसका जारी था। अब निर्वाचन आयोग की ओर से भी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जो वोटर लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो जो संबंधित अधिकारी थे, निर्वाचन से जुड़े थे, उनके तबादले की राह भी खुलेगी। बाकी जो कर्मचारी हैं उनको तबादला मिलने में भी आसानी हो सकेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए अरबाज अहमद। और जयपुर से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रीट परीक्षा 2024 की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। शासन सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है। ब्लैक लिस्टेड सेंटर पर विचार न करने के इस मीटिंग में निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जयपुर में रीट परीक्षा 2024 की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। नए साल में अजमेर विद्युत वितरण निगम कंज्यूमर के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है और अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल हर महीने देने की प्रक्रिया नए साल में शुरू हो जाएगी। अब तक बिजली के बिल 2 महीने अंतराल में भेजे जाते थे, लेकिन अब बिजली के बिल रोडवेज बसों के टिकट की तरह ही हाथों हाथ मिल सकेंगे। राजसमंद में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। पेश है ये रिपोर्ट। नए साल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब हाथों हाथ मिलेगा बिजली का बिल। अब हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। पहले भुगतान करने पर मिलेगी छूट। नए साल में अजमेर बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। अब तक बिजली के बिल 2 महीने के अंतराल पर भेजे जाते थे, लेकिन अब निगम ने इसे हर महीने भेजने का फैसला किया है, जिससे कंज्यूमर को रीडिंग के तुरंत बाद ही हाथों हाथ बिजली बिल मिल जाएगा। खास बात यह है कि बिल जमा कराने की तारीख से 10 दिन पहले भुगतान करने पर 0.35% और 7 दिन पहले 0.15% की छूट मिलेगी।
योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभाग कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजसमंद में निगम ने ARO, JEN और फीडर इंचार्ज समेत कुल 150 कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बिलिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना भी है। सर, बिल हम एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा, हमारा ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर होगा। उसके हम एक मोबाइल देंगे फीडर इंचार्ज को, एक मोबाइल और एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जैसे ही मोबाइल में वो रीडिंग पंच करेगा, रीडिंग पंच जैसे मीटर का फोटो भी लेना पड़ेगा उसको, उसकी GPRS लोकेशन भी रहेगी। तो उसको क्या है, कंज्यूमर को हर 100 मीटर के दायरे में दूसरी बार बिलिंग करने जाएगा तो भी उसके दायरे में जाके ही बिलिंग कर पाएगा और ऑन द स्पॉट वो बिल जारी कर देगा। जैसे ही रीडिंग डालते ही उसके पास प्रिंटर रहेगा और कंज्यूमर को बिल हैंड टू हैंड दे देगा। और इसके बाद अब हम पहले कंज्यूमर AVVNL में बिलिंग बाई मंथली होती थी, अब हम मंथली बिलिंग करेंगे। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रहती है मोबाइल। अब हर महीने बिल आने से जहां कंज्यूमर्स को भी बिल जमा करने में आसानी होगी, वहीं उन पर आर्थिक भार भी कम होगा। हर महीने बिल मिलने से उपभोक्ता समय पर भुगतान कर सकेंगे और लेट फीस से बच पाएंगे। इसके अलावा ऑन स्पॉट रीडिंग और बिलिंग से गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। ये प्रक्रिया कितनी सफल हो पाती है और उपभोक्ताओं को इससे कितनी राहत होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि AVVNL राजसमंद जिले के साथ ही अपने पूरे जोन में एक नए साल के साथ ही अब बिजली के बिलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसमें हाथों हाथ स्पॉट बिलिंग की सुविधा मिल पाएगी। अलकेश सनाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले से है, जहां सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर अब सवालों के घेरे में आ चुका है। शिक्षा के ढांचे बदलने के तमाम दावे इस रिपोर्ट में आपको नाकाम साबित होते दिखेंगे। यही नहीं, 5वीं कक्षा के छात्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक का नाम नहीं जानते। स्कूल की माली हालत पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शिक्षा बदहाल, कौन जिम्मेवार? शिक्षा मंत्री के दावे फेल। शिक्षा के साथ हो रहा खेल। देखिए, ये लकड़ी के बोर्ड की स्थिति भी देख लीजिए कि जिस बोर्ड पर बच्चों की पढ़ाई होती है वो कैसे है। PM CM का नाम भी नहीं पता, बच्चों की ये कैसी दशा। सरकार आती है, बदल जाती है। हर सरकार सरकारी शिक्षा के ढांचे को बदलने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कोसों दूर होती है। सब कुछ बदलता है, अगर नहीं बदलता तो वो है शिक्षा। ग्रामीण इलाकों में सरकारी शिक्षा का हाल बेहाल है। आलम यह है कि 5वीं के छात्र महीने के बारे में ही नहीं बता पाते। बताइए कि फिलहाल अभी कौन सा मंथ चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है? 12वां। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की स्पेलिंग बता पाएंगे आप मुझे? नहीं, ये बताइए कि विष्णु की स्पेलिंग बताइए। आप मत बताइए, उनको बताने दीजिए। बताओ। अभी जिन छात्रों को सुना वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनवा के छात्र हैं। हद तो तब हो गई जब छात्रों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो दोनों में से किसी का नाम नहीं बता पाए। यही नहीं, खुद के नाम की स्पेलिंग तक नहीं पता। सरकार कोटा एजुकेशन सिटी की बात करती है, लेकिन यहाँ के हाल तो कुछ और ही है। कोटा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला है। दिसंबर की स्पेलिंग आप बता दो। आपको भी नहीं आती? आपको आती है? बताओ। DECEMBER दिसंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, इस बच्चे को आती है, आपको किसी को भी नहीं आती दिसंबर की स्पेलिंग। हाँ, नरेंद्र मोदी। बेटा आप बताओ, आपको मुख्यमंत्री का नाम पता है? आपको पता है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो बताओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। किसी को पता हो तो बताओ। और जब स्कूल के अध्यापक से बातचीत की जाती है तो वो अलग ही तर्क देते हैं। शिक्षक ने कहा कि बच्चे नए लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। वो क्या, नए आदमी को देख के ये पहली बार ये बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। छोटे बच्चे
मतलब भयभीत वो हो जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनको विश्वास में लेंगे तो धीरे धीरे सारे प्रश्नों का आपके उत्तर आ जाएंगे। इतने सारे बच्चे मिलकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। ये तो एक छोटी क्लास के बच्चे में सर। स्कूल की माली हालत इतनी दयनीय है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां चूल्हा बना हुआ है, फर्श टूटा है, खुले में बिजली के तार टूटे पड़े हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में लापरवाही की हदें पार कर रखी है। देखिए जरा इस बोर्ड पर निगाह डालिए। नवंबर महीने में यहाँ पर तारीख दर्ज हुई थी 30/11/2024 को। आखिरी बार इस बोर्ड पर लिखा पढ़ स्पेशल